Welcome students in this new video. Today in this video we will study about regulation of gene expression. Regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various levels. Regulation जो होता है अगर हम देखें इसको तो ये कई levels पर होता है. We know that gene expression results in the formation of a polypeptide. हम सबको पता ही है कि जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसमें एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है. बट इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल्स. फॉर एग्जांपल, यूकैरियोट्स में जो जीन रेगुलेशन है वो कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से लेवल्स पर होता है. सबसे पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. इट मीन्स जब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होता है तब रेगुलेशन का एक्ट होता है. सेकेंड, रेगुलेशन प्रोसेसिंग के लेवल पर भी होता है. जब आप देखते हैं mRNA की स्प्लाइसिंग होती है इस टाइम पर. थर्ड रेगुलेशन होता है ट्रांसपोर्ट के टाइम पर, जब mRNA ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म. और रेगुलेशन की चौथी जो वे है वो है ट्रांसलेशनल लेवल. तो जो रेगुलेशन है, जीन रेगुलेशन है, वो 4 स्पॉट्स पर डिफरेंट काइंड से हो सकता है. द जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड to perform a particular function or a particular set of function. अगर आप किसी भी सेल को देखें तो सेल में जो जीन्स होते हैं वो या तो कोई एक फंक्शन करते हैं या कोई सेट ऑफ फंक्शंस करते हैं, यानी एक से ज़्यादा फंक्शंस को वो कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, एक एंजाइम है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसिडेस और ये बनता है ई कोलाई में. इस एंजाइम का काम क्या है? ये एंजाइम जो है ये लैक्टोज को, जो कि एक डाइसैक्राइड है, उसको ब्रेक डाउन करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है और क्या बनाता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज. अब ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज जो हैं ये किसके काम आते हैं? ये बैक्टीरिया के काम आते हैं फॉर एनर्जी. इट मीन्स जो ये बीटा गैलेक्टोसिडेस है ये एनर्जी डिराइव करने के लिए एक एंजाइम है, so that the bacteria can survive by utilizing glucose and galactose and by breaking down the lactose. But what happens if the lactose is not present? If bacteria does not have lactose around them, तब क्या होगा? तब आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तब बैक्टीरिया को ज़रूरत नहीं है कि वो बीटा गैलेक्टोसिडेस एंजाइम को सिंथेसाइज करे. इसीलिए बीटा गैलेक्टोसिडेस की जो सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाती है ऐसे टाइम पर. तो ये सिंथेसिस का स्टॉप होना और सिंथेसिस का शुरू होना किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि लैक्टोज बैक्टीरिया के आसपास है या नहीं. अगर होगा तो बीटा गैलेक्टोसिडेस का फॉर्मेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. इसीलिए सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें, इट इज़ द मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स. तो यहाँ पर हमने देखा कि कोई जीन था जो रिस्पॉन्सिबल था किसके फॉर्मेशन के लिए? बीटा गैलेक्टोसिडेस के फॉर्मेशन के लिए. और मेटाबॉलिक कंडीशंस चेंज हुई, है ना, और एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई या फिजियोलॉजिकल कंडीशन चेंज हुई, जिसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसिडेस का प्रोडक्शन स्टॉप हुआ या स्टार्ट हुआ. अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी तो बैक्टीरिया ने लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना था, तो उसका फॉर्मेशन होना ज़रूरी था बीटा गैलेक्टोसिडेस का. और जब लैक्टोज ख़त्म हो गया, इट मीन्स आसपास की कंडीशंस चेंज हुई, तो बीटा गैलेक्टोसिडेस का फॉर्मेशन स्टॉप हो गया. तो जीन एक्सप्रेशन आइदर मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंडेंट होता है. द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो into adult organisms are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. और हम जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी एक रेगुलेशन का ही एग्जाम्पल है. और वो रेगुलेशन कैसा है? कोऑर्डिनेटेड है. मतलब वेरियस स्टेजेस जो होती हैं हमारी लाइफ की, हम देखते हैं डिफरेंट काइंड्स के डेवलपमेंट, और हम एम्ब्रियो में भी देखते हैं अलग अलग कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं. तो वो डेवलपमेंट प्रॉपरली रेगुलेटेड होते हैं और
उनको करने के लिए भी अलग अलग प्रकार के जीन्स के एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स, control of rate of transcriptional initiation is the predominant site for control of gene expression। तो अगर प्रोकैरियोट्स को आप देखें तो प्रोकैरियोट्स के अंदर जो जीन एक्सप्रेशन है वो मोस्टली कहाँ पर होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन को कंट्रोल करके होता है या उसके रेट को कंट्रोल करके होता है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में आप जानते हो activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, which affect its ability to recognize the start sites। तो आरएनए पॉलीमरेज, आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होती है। एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट को अगर हम ड्रॉ करें तो सपोज ये हमारा डीएनए है, तो इसमें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में सबसे पहले तो प्रमोटर सीक्वेंस आप रखते हैं, उसके बाद फिर स्ट्रक्चरल जीन आ जाता है, फिर टर्मिनेटर सीक्वेंस होता है लास्ट में। इस तरह से आपकी ये ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट में जो प्रमोटर होता है हमारा, ये प्रमोटर है, तो और नीचे यहाँ फिर टर्मिनेटर है। तो जहाँ प्रमोटर होता है वहाँ पर हम क्या देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के बाइंड होता है और फिर इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्ट बनाने का, है ना। तो जो एक्टिविटी है आरएनए पॉलीमरेज की टू स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन एट प्रमोटर इज रेगुलेटेड बाय सम प्रोटीन्स। तो आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को कुछ प्रोटीन्स जो है रेगुलेट करते हैं और इससे ट्रांसक्रिप्शन जो है कंट्रोल होता है। दीज रेगुलेटरी प्रोटीन्स कैन एक्ट बोथ पॉजिटिवली और नेगेटिवली। तो ये जो प्रोटीन्स है हमारे, ये दोनों तरह से काम कर सकते हैं, पॉजिटिवली भी वर्क कर सकते हैं और नेगेटिवली भी वर्क कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव हैं तो उनको हम एक्टिवेटर बोलेंगे, और अगर ये नेगेटिव है तो उनको हम रिप्रेसर प्रोटीन्स कहते हैं। द accessibility of promoter regions of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interaction of proteins with the sequences called operators। तो आप इसमें प्रोकैरियोटिक डीएनए में देखोगे कि ऑपरेटर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑपरेटर एक कुछ ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पर ये जो हमारे प्रोटीन्स हैं ये आके बाइंड करते हैं, और फिर ऑपरेटर कंट्रोल करता है इस बात को कि जो हमारा प्रमोटर है वो अपना काम कैसे करेगा। प्रमोटर पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे अपनी एक्टिविटी करेगा या नहीं करेगा। तो इट मीन्स वी फाइंड ऑपरेटर, वी फाइंड प्रमोटर, इसका मतलब प्रमोटर के पास ही कहीं ऑपरेटर होता है। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट्स in most of the operons, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein। तो अगर हम operons देखेंगे तो operon क्या है, each operon has its specific operator and its specific repressor। For example, lac operator is present only in lac operon and it interacts specifically with the lac repressor only। अब ओपेरॉन होता क्या है, देखिए ओपेरॉन में, दिस इज ओपेरॉन, यहाँ पे हम ये ओपेरॉन देख पा रहे हैं। ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन्स कहाँ पर हैं, देखिए ये जेड वाई एज वाला जो पार्ट है, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स, जीन जेड, जीन वाई एंड जीन ए। इनके अलग अलग काम हैं। क्या काम है, जो Z है वो बीटा गैलेक्टोसिडेज को फॉर्म करता है, जो Y है वो परमिएज को फॉर्म करता है, और जो A है वो ट्रांस एसिटाइलेज को फॉर्म करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज जो होता है वो लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस के लिए ज़रूरी होता है, आपको पता है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। परमिएज लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है, ताकि ये जो लैक्टोज है
सेल के अंदर इजीली ट्रांसपोर्टेड हो जाए, और जो ट्रांस एसिटाइलेस है ये इनके एक्शंस को और इनके वर्क को एक तरीके से हेल्प करता है, तो कॉम्प्लीमेंट करता है ट्रांस एसिटाइलेस इनके फंक्शंस को, बीटा गैलेक्टोसिडेस और परमिएस के फंक्शंस को। इस तरह से ये ZY और A जीन्स जो हैं ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। अब आप देख रहे हो O लगा हुआ है यहाँ पर, तो O क्या है? ऑपरेटर सीक्वेंस। P क्या है? प्रमोटर सीक्वेंस। तो ऐसा ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आप देख रहे हो ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक है बिकॉज one promoter is basically controlling the expression of more than one genes. Understand? So this kind of combination is found in prokaryotes. ये आपको प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक वाला जो अरेंजमेंट है। अब देखिए इस प्रमोटर के पास क्या है? एक ऑपरेटर प्रेजेंट है, और ये ऑपरेटर जो होता है इट एक्ट्स लाइक अ स्विच। स्विच की तरह काम करता है कि जीन एक्सप्रेशन होगा या जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा। इट मींस ऑपरेटर नाम ही इसीलिए पड़ा है, ऑपरेट करता है ये, है ना, और ये इसके हमेशा पास में होता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ओपेरॉन कहलाता है, जिसमें प्रमोटर ऑपरेटर जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं जीन एक्सप्रेशन को। ठीक है, अब यहां पर आप देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस है जो प्रमोटर के लेफ्ट साइड पर है, दैट इज द आई जीन सीक्वेंस। आई जीन सीक्वेंस जो है उसका प्रमोटर ये रहा। ठीक है, तो मतलब अगर कोई आरएनए पॉलीमरेज आएगा इस वाले प्रमोटर पर तो वो आगे बढ़ेगा। जब वो आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? आई जीन जो है ट्रांसक्राइब होगा। जब आई जीन ट्रांसक्राइब होगा तो आप देखेंगे एक एमआरएनए बनेगा, और वो एमआरएनए क्या है? रिप्रेसर एमआरएनए। ठीक है, सिमिलरली अगर दूसरा आरएनए पॉलीमरेज आता है और इस वाले प्रमोटर पर आके बाइंड होता है और ऑपरेटर अलाउ करता है इसको आगे मूव करने के लिए, तो आप देखेंगे हमारा लैक एमआरएनए बनता है। और लैक एमआरएनए जो नाम पड़ा है वो लैक्टोज की वजह से पड़ा है, बिकॉज ये जो हमारे एंजाइम्स हैं तीनों, ये लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी हैं। इनका फंक्शन मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर ही चुका हूं। तो इफ प्रमोटर अलाउज देन द आरएनए पॉलीमरेज स्टार्ट्स ट्रांसक्राइबिंग ऑफ दीज genes, gene Z, gene Y and gene A, and so we see the lac mRNA. Understand? तो ऐसा ये पूरा का पूरा ओपेरॉन होता है। This is what an operon is. अरे धनंजय, तो इसको स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं इसको। ओपेरॉन आपके समझ में आ गया होगा होता क्या है। The elucidation of lac operon was also a result of close association between a genetist Jacob and biochemist Jack Monod. तो फ्रेंकोइस जैकब एंड जैक मोनार्ड, जिनको हम शॉर्ट में अगर हम बोलें तो हम जैकब एंड मोनार्ड बोल देते हैं। तो जैकब और मोनार्ड के दोनों ने मिलके काम किया था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और मिलके काम किया था इन्होंने, और इन्होंने लैक ओपेरॉन जो है समझाया था दुनिया को। दे वर द फर्स्ट टू इल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। तो एक इन्होंने ऐसा सिस्टम समझाया था जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट हो रहा था। ठीक है ना, और सिस्टम क्या था? ओपेरॉन। इन लैक ओपेरॉन, हियर लैक रिफर्स टू लैक्टोज, ए पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। तो अभी मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ही था, लैक का मतलब होता है लैक्टोज इस ओपेरॉन में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, यानी यहाँ पर कई सारे जो जीन्स हैं वो एक साथ कंट्रोल हो रहे हैं बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड सम रेगुलेटरी जीन्स। जैसे कि कौन से रेगुलेटरी जीन्स हैं? आई जीन है ना, और ऑपरेटर है वो।
सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इट इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। तो ओपेरॉन क्या होता है, अगर ये पूछा जाए आपसे तो आप इसको यही समझाओगे, इन एन ओपेरॉन वी सी a polycistronic structural gene which is regulated by a common promoter and regulatory genes। तो ओपेरॉन्स बहुत सारे होते हैं जो काम करते हैं बैक्टीरिया में, जैसे कि लैक ओपेरॉन होता है, और ट्रिप्टोफान ओपेरॉन होता है, एरेबिनोस ओपेरॉन होता है, हिस्टिडीन ओपेरॉन होता है, वेलिन ओपेरॉन। तो अलग अलग काइंड्स के ओपेरॉन हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं लैक ओपेरॉन विच कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन। अब रेगुलेटरी जीन कौन सा है? आई जीन। हियर द आई टर्म डज नॉट मीन्स इंड्यूसर। आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है कि जो इसको इंड्यूस करता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। rather it is derived from the word inhibitor। आई एक्चुअल में क्यों है? क्योंकि ये इनहिबिटर है, ठीक है ना। अब किस चीज को इनहिबिट करता है ये आई? आई बनाता है रिप्रेसर प्रोटीन, और रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो ऑपरेटर की एक्टिविटी को स्टॉप करता है। अंडरस्टैंड? रिप्रेसर बाइंड्स टू द रिप्रेसर प्रोटीन जो बना वो ऑपरेटर रीजन से बाइंड करेगा और आरएनए पॉलीमरेज को ओपेरॉन को आगे ट्रांसक्राइब करने से रोकेगा। मतलब ऑपरेटर कैसा हो जाएगा फिर? डीएक्टिवेट। ऑपरेटर कहेगा कि भाई ऑफ कर दो, ओपेरॉन आगे काम नहीं करेगा, हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो मतलब ये रिप्रेसर कौन बना रहा है? आई जीन। तो आई जीन कैसा हो गया? आई जीन इनहिबिटर हो गया, इस ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करने वाला। द आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर। अंडरस्टैंड? अच्छा, स्ट्रक्चरल जीन्स कौन कौन से हैं? जेड, वाई और ए। द जेड जीन हमने पढ़ा ही था, इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेस, जिसको बी गैल करके लिख देते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड। कौन सा डाइसेक्राइड है? लैक्टोस। और बनता क्या है? गैलेक्टोस और ग्लूकोज। वाई जीन क्या काम करता है? वाई जीन कोड्स फॉर परमिएस विच इज इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। इसका मतलब ये कि जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइड है वो आसानी से सेल के अंदर मूव कर सकता है, और जो लैक्टोज का मूवमेंट है वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है। थर्ड, द ए जीन एनकोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज, जो कि दोनों के एक्शन के लिए कॉम्प्लीमेंट करता है। Hence, all the three genes products in the lac operon are required for metabolism of lactose. So, in most of the other operons as well, the genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. तो इस तरह से ये हमारा ओपेरॉन काम करता है। तो इसको फिर से ध्यान से देखते हैं, हो क्या रहा है। देखिए, बेसिकली इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, तो इंड्यूसर एक्चुअल में क्या होता है? इंड्यूसर होता है हमारा लैक्टोस। यहां देखो ये इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर एक्चुअल में क्या है? इट इज लैक्टोस। अंडरस्टैंड? तो अब देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मतलब मान लो बैक्टीरिया के आसपास, ये बैक्टीरिया है, अगर इसके आसपास लैक्टोस, जैसे ये लैक्टोस मैं बना रहा हूं, ठीक है ना, ये लैक्टोस है, मान लीजिए ये लैक्टोस नहीं है बैक्टीरिया के आसपास, ये हमारा बैक्टीरिया है, इसके आसपास लैक्टोस अगर नहीं है, तब क्या होगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर? तो ये हमारा ओपेरॉन है आपके सामने। इस ओपेरॉन में नॉर्मली होता क्या है? जो हमारा रेगुलेटरी जीन है, जो आई जीन है, वो ट्रांसक्राइब होता है, और आप देखते हैं रिप्रेसर एमआरएनए बनता है। इस रिप्रेसर एमआरएनए से फर्दर हमें एक प्रोटीन मिलता है, इसको रिप्रेसर प्रोटीन कहते हैं, और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा और ऑपरेटर से बाइंड हो जाएगा। When repressor binds to the operator region, it prevents the RNA polymerase from transcribing the operon। तो मतलब ये जो अपना RNA polymerase यहाँ प्रमोटर पर बाइंड होकर के आगे बढ़ता था, वो बढ़ना बंद हो जाएगा। जब वो बढ़ना बंद हो जाएगा तो Z, Y और A का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आप समझ गए रिप्रेसर नाम क्यों पड़ा? ये रिप्रेसर करता है स्टॉप, रोकता है ये ट्रांसक्रिप्शन को। तो नेचुरली ये ओपेरॉन कैसा हो गया हमारा? ये ओपेरॉन हमारा हो गया नेगेटिव रेगुलेशन ओपेरॉन, बिकॉज इट इज
रेगुलेटेड बाय रिप्रेसर। यहाँ पर रिप्रेसर अपना काम हमेशा करता रहता है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आप देखेंगे जब लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर एक्टिव रहेगा, बनता चला जाएगा और अपना काम करता चला जाएगा, रोकता चला जाएगा इसको, इसलिए नेगेटिव रेगुलेशन है। तो अब रिप्रेसर तो हमेशा बन रहा है, उसको कोई रोक ही नहीं रहा, वो तो चाहे इंड्यूसर हो या इंड्यूसर ना हो, रिप्रेसर तो आप देखो बन ही रहा है, और रिप्रेसर का काम होता है स्टॉप करना। लेकिन अगर इंड्यूसर आ जाता है, यानी अगर मीडियम में जो हमारा बैक्टीरिया है, फिर से बनाता हूं, ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोस आ गया सपोज, तो अब क्या होना चाहिए? अब लैक्टोस को, आपको मतलब बैक्टीरिया के लिए लैक्टोस इंपॉर्टेंट है, एनर्जी सोर्स है, तो उसका मतलब उसको बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएस और ट्रांस एसिटाइलेज की जरूरत पड़ेगी, तो उसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। लेकिन ये ट्रांसक्रिप्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट ना हो जाए। तो इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट करने का काम किसका है? लैक्टोस का। इसलिए हम लैक्टोस को क्या बोलते हैं? इंड्यूसर बोलते हैं। तो व्हेन लैक्टोस इज प्रेजेंट इन द मीडियम, इट इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर, एंड सो repressor is not able to bind with the operator. When repressor is not going to bind with the operator, we see that the RNA polymerase transcribes the structural genes Z, Y and A, and we see lac mRNA is produced, and then these enzymes are produced which are responsible for the metabolism of lactose. तो आपके समझ में आया ये ओपेरॉन? इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर हाउ द ओपेरॉन वर्क्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड में हर दूसरे तीसरे साल इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं। तो आइए टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूसर। In the absence of preferred carbon source, such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, lactose is transported into the cells through the action of permease. तो permease का जैसे नाम भी आप देखो, permeability प्रोवाइड करना, permease है ना, तो permease जो है lactose को ट्रांसपोर्ट करता है। Remember, a very low level of expression of lac operon has to be present in the cell all the time. अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। तो यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि लैक ओपेरॉन जो है वो जो है थोड़ा बहुत फंक्शन करता रहता है हर समय, 100% ऑफ नहीं होता, ठीक है ना। रीजन रीजन ये कि अगर ये परमिएस आना बंद हो गया तो फिर ये लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट भी होना बंद हो जाएगा। लैक्टोज अंदर कैसे पहुंचेगा? थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आना चाहिए, तभी तो लैक्टोज आकर के इंड्यूसर की तरह काम करेगा। तो सेल के अंदर तो आना पड़ेगा ना लैक्टोज को। तो थोड़ा बहुत ये जो परमिएस का प्रोडक्शन है या बीटा गैलेक्टोसिडेज का प्रोडक्शन है वो थोड़ा बहुत होता रहता है, लेकिन मोस्टली वो बंद हो जाता है अगर लैक्टोज का अमाउंट गिर जाए। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट एंटर द सेल। द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर फिर मैंने आपको बता दिया कि ओपेरॉन वर्क कैसे करता है। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और इसका जो डायग्राम है पूरा का पूरा ये अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा। अगर ओपेरॉन आपसे पूछा जाए क्या होता है तो आप इस तरह बताएंगे कि ओपेरॉन में प्रमोटर और ऑपरेटर और रेगुलेटरी जीन्स होते हैं जो कि स्ट्रक्चरल जीन्स के एडजेसेंट होते हैं और उनके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।